आप चाइना की बात करते हैं। जहाँ तक चाइना में डोकलम का सवाल है, जो मनीष जी और सतीश जी ने खास तौर पे उठाया और आप लोग भी जानना चाहते हैं, लेकिन आपने एक बात कही आनंद भाई कि जिस समय 1962 में स्थिति बनी चाइना और भारत के बीच की, तो अटल जी ने एक पत्र लिखा प्रधानमंत्री नेहरू को कि सदन बुलाओ, और प्रधानमंत्री नेहरू ने पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया और सदन बुलाया। काश आज के विपक्ष ने ये किया होता। मैं बहुत दुखी हूं इस बात से कि सबसे बड़े प्रमुख विपक्षी दल के नेता ने चीन की स्थिति को जानने के लिए भारत के नेतृत्व को पूछने की बजाय चीन के राजदूत को बुलाना चाहिए। और अगर मेरी जानकारी सही है तो शायद आप भी उस मीटिंग में मौजूद थे। उपसभापति जी, अगर मेरी जानकारी सही है तो शायद आनंद भाई भी उसमें उपस्थित थे। नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। क्या भारत का राजदूत बीजिंग में है या नहीं है? अगर भारत का राजदूत बीजिंग में हर किसी से मिल सकता है, अगर चीन और भूटान के राजदूत ने विपक्ष के लोगों से बातचीत करने की गुजारिश करी, तो हमारे अंदर कोई शिष्टाचार नहीं है। क्या बात करती है? भूल गए? बैठिए। उपसभापति जी, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ऑर्डर। स्वयं प्रश्न करने के बाद उन्होंने अपने उत्तर में स्वीकार ही नहीं किया, औचित्य ठहराया, जस्टिफाई किया। मैं यही कह रही हूं आपसे, पहले विपक्ष को भारत का दृष्टिकोण समझना चाहिए था, उसके बाद चीनी राजदूत को बुलाकर कन्फ्रंट करना चाहिए था कि हमारा तो ये पक्ष है। प्रधानमंत्री, देखिए, मैं एक विनम्रता से, बड़े आदर से आपसे कहूंगा। नहीं, आप बैठिए। बहुत आदर से कहूंगा एक बात, बहुत आदर से, सिर्फ एक बात कहूंगा आपको आदर से। सुनिए, हमने चीन के बारे में आपसे साफ कहा था। चीन के बारे में हमने साफ कहा था। हिंदुस्तान एक आवाज में बांटिए मत आप सदन को। हमने कहा था आनंद शर्मा जी, she is not yielding. Okay, आनंद शर्मा जी बैठिए। She is not yielding. Please proceed. मैं बिल्कुल भी इस विषय को नहीं लाती अगर आनंद शर्मा ये नहीं कहते कि उस समय अटल जी ने कहा था सदन बुलाने के लिए और पंडित नेहरू ने बुलाया था। हमने तो इनकी इंतजार भी नहीं की। इन्होंने जो किया, चीन के राजदूत से मिले और चीन के राजदूत से उनका पक्ष सुना, लेकिन हमने अपनी ओर से ये सोचा कि सभी के सभी राजनीतिक दलों को इस स्थिति से अवगत कराना चाहिए। और 2 दिन के लिए मैंने मीटिंग बुलाई। 4 सांसदों तक की पार्टी को एक दिन, एक सांसद तक की पार्टी को अगले दिन, ताकि जो आज डी राजा जी के साथ हुआ वो ना हो। 2 अलग अलग इसलिए बुलाई कि जब इकट्ठी बुलाई जाती है तो बड़ी पार्टियां समय ले लेती हैं, छोटियों का समय आता है तो लगता है बंद करो। 2 दिन बुलाई और पूरी की पूरी स्थिति समझाई, और वो चूंकि विदेश मंत्री स्वयं रहे, उन्होंने समझी और बैठक ऐसे बंद नहीं की। मैंने कहा जो प्रश्न आपके थे उनके उत्तर मिल गए, जो जिज्ञासाएं आपकी थी शांत हो गई। उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने कहा खत्म करूं मीटिंग? उन्होंने कहा हाँ। पूरी तरह से संतुष्ट होकर के वहां से विपक्ष लौटा। और मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूं विपक्ष की कि जो सरकार की सोच थी कि इस तरह की चीजें डिप्लोमेटिक चैनल से तय होनी चाहिए, और मैं ये कहती हूं कि धैर्य और संयम, और उसमें भी भाषा संयम बेहद जरूरी होता है इस तरह की चीजों को सुलझाने के लिए। अगर आप धीरज खोते हैं, अधीर होते हैं, उतावले होते हैं, तो कभी भी संकट का हल नहीं निकलता। अगर आप भाषा संयम खोते हैं तो दूसरा प्रवोक होता है, इसलिए हल नहीं निकलता। तो हम धीरज भी बनाए हुए हैं, भाषा संयम भी बनाए हुए हैं, और इसलिए हमने अपने तमाम लोगों को नक्शे के साथ
क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है। मैं अंत में, क्योंकि चाइना पर जो स्टैंड उन्होंने कहा कि क्या है, वो आपको मालूम है, विदेश मंत्री आप रहे हैं, कि अपने यहाँ ये प्रथा है कि हम जो स्टैंड्स हैं उनको लिखकर पढ़ते हैं ताकि कॉमा फुल स्टॉप की भी गलती ना हो जाए। तो मैं अंत में सबसे ज़्यादा वही लूँगी, पहले मैं बाकी चीज़ों का जवाब दे दूँ, लेकिन जो हमारा स्टैंड है उसको मैं पूरे का पूरा पढ़कर जो भारत सरकार का स्टैंड है बताऊँगी, ताकि उसमें किसी भी तरह का ये गुंजाइश ही ना बचे कि आप उसका कोई और अर्थ निकाल सकें, आपने तो ये कहा था, आपने तो ये कहा था। तो इसीलिए उसको मैं बिल्कुल अंत में लूँगी। लेकिन मैंने ये कहा कि हमने अपनी ओर से पहल की और सबको ये बात बताई कि चाइना और भूटान के बीच में और सिक्किम के बॉर्डर पे ये जो स्टैंड ऑफ है वो क्यों है और उसमें हमारा क्या मत है। और मैंने कहा कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि सब लोग इससे सहमत हुए। शरद पवार जी और मुलायम सिंह यादव, दो पूर्व रक्षा मंत्री, उसमें थे बैठक में, और उन्होंने भी ये कहा, बल्कि शरद पवार जी ने तो अपना एक उदाहरण देते हुए कहा कि मेरे समय में ये ऐसी स्थिति हुई थी, लेकिन हम लोगों ने पेशेंस रखी थी, आप भी धीरज मत खोइए। हमने कहा हम बिल्कुल धीरज नहीं खोएंगे, हम बिल्कुल भाषा संयम बना करके रखेंगे ताकि इसका हल निकले। अब राम गोपाल यादव जी से मैं कहना चाहूँगी, आपने कहा युद्ध की तैयारी रखो। राम गोपाल जी, युद्ध की तैयारी तो होती है तभी तो सेना होती है, वरना कोई देश सेना क्यों रखे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, किसी भी समस्या का समाधान युद्ध से नहीं निकलता, युद्ध के बाद भी संवाद करना पड़ता है तब निकलता है। युद्ध अपने आप में समाधान नहीं देता, जीते हारे लोग भी टेबल पर बैठते हैं तब समाधान निकलता है। तो बुद्धिमत्ता का तकाजा ये है कि युद्ध बिना किए संवाद कर लो और उससे रास्ता निकाल लो, तो वो कहीं ज़्यादा बेहतर है। से यहाँ तक युद्ध की तैयारी का सवाल है, सेना है यहाँ और वो सेना होती ही युद्ध के लिए, लेकिन युद्ध से समाधान नहीं निकलता। इसीलिए मैं कह रही हूँ धैर्य और भाषा संयम और डिप्लोमेटिक चैनल्स, इन्हीं से निकलता है समाधान। आपने कहा कि आप अपनी सामरिक क्षमता बढ़ाइए, तभी पड़ोस के लोगों को लगेगा कि चीन अगर हम पर हमला करेगा तो हमें आप बचा लेंगे। युग बदल गया राम गोपाल जी, युग बदल गया। अब सामरिक क्षमता से देश नहीं जाने जाते, अब आर्थिक क्षमता से देश जाने जाते हैं। और इसीलिए जो शरद यादव जी ने बात की, उनसे सहमत हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि आज पड़ोसियों को ये नहीं है कि चीन उन पर हमला करेगा तो भारत का साथ चाहिए। अगर भारत की सामरिक क्षमता बढ़ते हुए देखेंगे तो हम ही से डरने लगेंगे कि पता नहीं यही हम पे हमला करेंगे। आज पड़ोसियों को अपने विकास में आर्थिक मदद चाहिए, और इसलिए जब प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, का मतलब केवल देश के अंदर का नहीं है। मैं चाहता हूं कि भारत की प्रगति में मेरे हर पड़ोसी देश का विकास हो। ये जो भावना है ये पड़ोसी देशों को आश्वस्त भी करती है और ये उनको ये भी कहती है कि भारत का अगर विकास होगा तो भारत के विकास का लाभ हमें भी मिलेगा। इसलिए सामरिक क्षमता बढ़ाने की बजाय आज आर्थिक क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत है। और मैं बहुत ज़्यादा अदब से ये कहना चाहूँगी कि हमारी जो आर्थिक क्षमता बढ़ रही है उसमें भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाइना से आ रहा है। मैं अगर आपको आंकड़ा दूं, 116 बिलियन US डॉलर था 2014 में, हमारे से पहले मई 2014 से, आज बढ़कर 160 बिलियन US डॉलर हुआ है, 37% की बढ़ोतरी। तो जो बात सतीश मिश्रा कह रहे थे ना, नहीं है अभी इस समय, उन्होंने ये कहा था कि आप पूरे बायलैटरल रिलेशंस पर बात करो, उनका यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है, स्टेक है, इतने ज़्यादा कॉन्टैक्ट उन्होंने लिए हुए हैं। वो सही कह रहे थे, और अगर वो होते तो मैं उनको बताती, पर आपके माध्यम से बात उन तक भी पहुंचे और सदन तक भी। डोकलम पर निगोशिएट नहीं कर रहे, केवल हम बायलैटरल रिलेशंस पर बात कर रहे हैं चीन के साथ। पूरे के पूरे संबंध जो हैं समग्रता में हम बात कर रहे हैं इनके साथ, और हल भी उसी से निकलेगा। तो जहाँ तक आर्थिक क्षमता का सवाल है, जो देश हमारा बहुत बड़ा योगदान और सहयोगी बने हुए हैं उसमें चीन एक बहुत बड़ा देश है। इसलिए अकेला डोकलम मामला नहीं है, अगर बायलैटरल रिलेशंस पर उनसे चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर समाधान निकलेगा। अब US के बारे में उस दिन आनंद जी ने कह दिया कि स्पाउस का वीज़ा खत्म हो गया, संख्या H1 वीज़ा की कम हो गई। नहीं आनंद भाई, तथ्य बिल्कुल और है। तथ्य ये है कि शुरू में वीज़ा की संख्या 65,000 थी। जब अटल जी की सरकार आई NDA की, उस समय वो बढ़कर 1,95,000 हो गई, 1,95,000। लेकिन दिसंबर 2004 में जब आपकी सरकार थी,
उस समय एक बिल पारित हुआ और वो संख्या धड़ाम से नीचे फिर 65,000 आ गई। 1,95,000 से 65,000 आपके कार्यकाल में हुई थी, और आज तक वो 65,000 और साथ में 20,000 वो लोग जो वहां से PhD किए हुए, वहां की यूनिवर्सिटी से, वो संख्या बरकरार है। उसमें एक भी संख्या की कमी नहीं हुई। 65,000 जो H1B वीजा भारतीयों को मिलते थे और 20,000 जो वहां से PhD किए हुए उनको मिलते थे, वो संख्या जस की तस बरकरार है। आपने स्पाउस वीजा की बात की। सबसे पहले तो ये बता दूं, ये स्पाउस वीजा दिलाया ही 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने, 2015 में, उससे पहले नहीं था। और इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। स्पाउसेस को उन्होंने ये कहा कि यहाँ ये पढ़ी लिखी पत्नियाँ आती हैं, ये घर पर बैठी रहती, इनको भी नौकरी का मौका मिलना चाहिए। जो माना गया, स्वीकारा गया और उनको ये अधिकार मिला, उस अधिकार में राई रत्ती परिवर्तन नहीं हुआ। तभी मैंने कहा कि चीज़ें तथ्यों के विपरीत बोली गई। और जहाँ तक अब आप बात कर रहे हैं इजराइल की, खास तौर पे सीताराम येचुरी, पर यूएस का एक आपका विषय था लिमोआ का, मैं लिमोआ पे भी बता दूं। लिमोआ केवल एक फैसिलिटेटिंग एग्रीमेंट है कॉमरेड। इसमें कहीं ये प्रोविजन नहीं है कि कोई बेस स्थापित कर दिया जाएगा, कहीं ये प्रोविजन नहीं है कि कोई बेसिंग का अरेंजमेंट कर दिया जाएगा। इसलिए ये जो आपका कहना है ना कि हमारी सिक्योरिटी को कोई उससे खतरा पैदा हो गया, बहुत ही ध्यान से, सावधानी से लिमोआ किया गया है और इसमें केवल एक फैसिलिटेटिंग एग्रीमेंट के तौर पर हमने इसको माना है।